मैं सबसे पहले ईटीवी उर्दू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अक़लियत जमात के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर एक राष्ट्रीय स्तर का, कोई राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के जाने माने नेता, स्कॉलर सब पधारे हुए और सब लोगों को बोलना है। तो वो बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस खास प्रोग्राम में मुझको भी बुलाया। जो आपने इज्जत दी है इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग भी हमारे बिहार के बाहर के मेहमान आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, मैं उन सब लोगों का अपनी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रशीद मसूद साहब से न जाने कितने दिनों के बाद भेंट हो रही है। हम लोग सब एक ही पार्टी में थे। अब हालत तो ये है कि एक पार्टी से निकलकर कितनी पार्टियां बनी और कहां-कहां अलग-अलग लोग हैं। अब कभी कभी इसका हिसाब रखना मुश्किल होता है। अब सिद्दीकी साहब बोल रहे थे तो एक बात उनकी मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली में सरकार में हो, सत्ता में हो, या रूलिंग पार्टी हो या राज्य में रूलिंग पार्टी हो, उसको ही आगे की जगह मिली है। तो ये समझ नहीं पा रहे। जहाँ तक लोगों की जानकारी है, जो मेरा जनरल नॉलेज है, आप लोग अगर गलत हो तो इसको गलत कहेंगे। जो केंद्र में यूपीए की सरकार है वो अकेले शकील अहमद साहब की पार्टी की सरकार नहीं, या किदवई साहब के पार्टी की सरकार नहीं, उसमें कई पार्टियां हैं शामिल हैं। वो यूनाइटेड फ्रंट है यूपीए। कई लोग सरकार में शामिल हैं और कई लोग सरकार को बाहर से सपोर्ट करें। वो सब रूलिंग पार्टी। और जहां तक मेरी जानकारी है, सिद्दीकी साहब की पार्टी यूपीए की केंद्रीय सरकार को समर्थन दे रही है। मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि वो समर्थन वापिस आपने ले लिया। और जब तक आपका सपोर्ट का लेटर राष्ट्रपति महोदया के पास है, तब तक आप यूपीए के अंग निकल नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी ने इज्जत भी दी है, यूपीए ने इज्जत भी दी है, ऐसा नहीं है। लोकसभा में जो बैठने की जगह है पर इज्जत भी दी है। आपके नेता को फ्रंट रो पर जगह दी हुई है तो फिर ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ सब लोग अपनी बात रखेंगे और देखिए, एक से एक लोग हैं, एक से एक जानदार यहाँ पर बोलने वाले हैं, तकरीर करने वाले हैं और एक से एक विद्वान लोग। हम मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं शायद एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते, समझा भी नहीं सकते। सब समझे हुए हैं और सामने में जो ज्यादा लोग बैठे हुए वो भी समझे हुए, इसलिए यहाँ पर कोई किसी को समझा नहीं सकता। हाँ, जगदीश चंद्रा साहब की मेहरबानी से बाहर जो लोग सुन रहे हैं वो भले ही सबकी बात को देखेंगे, नापेंगे, तौलेंगे, सोचेंगे किसने क्या कहा। वैसे भी 11 बजे का दिन है, 12 बजे का दिन है, इस समय टीवी बहुत कम लोग देखते हैं। तो वो भी जब बात में चलाएंगे तो देखा तो मुझको ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और एक बड़े अच्छे सवाल पर आप चर्चा करा। क्या चुनौती है? सबके समझ से अपने अपने ढंग से इसको ले सकते हैं। मेरी समझ से भी देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि इस देश में हर नागरिक समान, हर आदमी को बराबर का अधिकार है। लेकिन जहां हम बराबर के अधिकार की बात करते हैं, वहीं पर जो तबका पिछड़ गया है उसको आगे लाने के लिए संविधान ही इजाजत देता है कि आपको विशेष कार्यक्रम चलाने में, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो करना पड़ेगा। क्योंकि हम सबके बारे में कहते हैं कि ये सब तो बराबर है, सबके लिए बराबर का मौका दिया गया है, लोग इसका लाभ उठाएं, तो ये बात चलती रही है। बराबर का लाभ
उठाने लायक समाज के बहुत सारे तबके को बनाना पड़ेगा और उसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। और उन्हीं तबकों में हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, कोई पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, और फिर अल्पसंख्यक समाज के लोग, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको आगे बढ़ाना। हम सब आंकड़े जानते हैं। यहां जब सरकार में आने का मौका मिला तो हमने बहुत सारी चीजों को भी देखा और ये महसूस किया कि समस्या और ज्यादा जटिल। एक तो बिहार यूं ही पिछड़ा है, सभी पिछड़े, चारों तरफ गरीबी है, लेकिन जब उसमें भी हम देखते हैं तो मुसलमानों में हम और ज्यादा गरीबी पाते हैं, और ज्यादा पिछड़ापन पाते हैं। तो ये तबके ऐसे हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष कार्यक्रम करना और उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाने। सिद्दीकी साहब ने एक बात कही एमएसडीपी के बारे में, शकील साहब भी बैठे हुए हैं। देखिए साहब, एमएसडीपी का प्रोग्राम, और ये बात आप ही को नहीं, हमने पत्र लिख करके भी, और जो माइनॉरिटी वेलफेयर के हमारे मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, उनसे मिल करके भी हमने कहा, और योजना आयोग की अभी पूर्वी क्षेत्र का रीजनल कंसल्टेशन था, उसमें भी हमने कहा, और जब हमारा एनुअल प्लान का डिस्कशन था दिल्ली में योजना आयोग के समक्ष, वहां भी हमने ये बात की। वो है एमएसडीपी को लेकर आपने तय किया कि मुस्लिम बहुल इलाकों के विकास के लिए आपने जिले चिन्हित किए, आइडेंटिफाई किए। हमारे बिहार का भी 7 जिला आइडेंटिफाई किया। तो मेरी भी अपनी समझ थी कि भाई उन 7 जिलों में कम से कम जो माइनॉरिटी से संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए इस योजना में गुंजाइश होगी। एक जिले में किशनगंज में तो हमने मदरसों के लिए कुछ प्रपोजल दिया हुआ है, अप्रूव हो गया, बाद में उससे उत्साहित होकर के हम लोगों ने बाकी के जिलों के लिए भेजा तो मंजूर नहीं हुआ, ताकि नहीं साथ उसके लिए नहीं। किस बात के लिए भाई? तो उस पूरे के पूरे उन सभी जिलों में बाकी सारे विकास के लिए योजना है। उसका फोकस माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं, उसका फोकस वो जिला है, वहां पर पॉलिटेक्निक खोलने के लिए, आईटीआई खोलने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए उस पैसे का उपयोग हो रहा है। साहब, उसको नीति निर्धारक अपनी भाषा में कहते हैं टॉप अप, यानी कहीं से कोई चीज की कमी हो गई तो उस कमी को पूरा करने के लिए, टॉप अप करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल। हमने उनको सुझाव दिया, अपनी सरकार की तरफ से, बिहार की तरफ से सुझाव दिया है, इस योजना में आप संशोधन कीजिए, मॉडिफिकेशन लाइए, 12वीं योजना में तो इसको जारी रखिए और साथ साथ और जिलों को शामिल कीजिए, और उसके अलावे इसमें आप तरमीम कीजिए, और तरमीम ये कीजिए कि ये बिल्कुल फोकस होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप इसमें स्कीम लीजिए, सीधे जो फोकस्ड हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, चाहे वो मदरसा हो या उनके टोले मोहल्लों को जोड़ना हो सड़क से, या वहां बिजली पहुंचानी, या वहां पीने के पानी का इंतजाम करना, या वहां और भी कुछ करना हो, रोजगार पाने लायक उनको बनाने के लिए, चाहे हुनरमंद उनको बनाना, जो कुछ भी होना चाहिए ये स्कीम होनी चाहिए, बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति, हम उन जिलों के प्रति केंद्रित, ये हमने सुझाव दिया। मैं कहूंगा ईमानदारी से कि हमारी बात को गंभीरता पूर्वक केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने भी सुना और योजना आयोग ने भी सुना, और हमने कहा इसमें आप परिवर्तन कीजिए, ये हम लोग अनुभव के आधार पर तो जो बात कही गई है उसके हिसाब से करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार की योजनाओं, तो सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन सदैव होना चाहिए, साथ साथ कंकरेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसका क्या फायदा है? मेरी समझ से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है तालीम की चुनौती। सबको पढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे बाकी स्कूल खुले, चाहे मदरसों का विकास हो, उनकी हम सहायता करें, जिस तरह से भी करें, लेकिन किसी को भी हम अपढ़ नहीं रहने दें, सबको पढ़ाएं, यह होना चाहिए मकसद। और जब सब लोग पढ़ जाएंगे तो जानेंगे कि हमारा एंटाइटलमेंट क्या है। आज बहुत सारी चीजों को जानते नहीं, यहां तो एक शुरू से तरीका रहा है डरा कर रखो,
लोग अपने जान की चिंता करते रहे, बाकी चीजों को भूले रहे। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को जान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जो भी नागरिक उनका अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, आईन ने दिया है, उसके हिसाब से उनको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। आप पढ़ने की बात करते हैं, हमने तो जब सर्वे कराया, जब हमारी सरकार बनी थी, तो उस समय स्कूलों के बाहर जो बच्चे रह जाते थे उनकी तादाद थी 12.5%। अभी उनकी तादाद 4% से भी कम हो गई है स्कूलों के बाहर। लेकिन जब हमने देखा कि अब कौन रह गए हैं स्कूलों के बाहर, तो हमने देखा या तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं या महादलित परिवार के बच्चे। तो उनके लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। इस आप जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको स्कूल जाने लायक बनाने के लिए हमने तालीमी मरकज और महादलितों के टोले मोहल्लों में उत्थान केंद्र बनाए, और अब उसका हम अप स्केल करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी पहल की, थोड़े बहुत लोग गए, लेकिन हमको लगा कि गरीबी है और ज्यादा अज्ञानता, इसलिए शायद उसको और उसके स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। अभी तो टोले मोहल्ले में जो पढ़ाने लायक थे उनको लेकर वो सेंटर चलाना शुरू किया, अब उसमें सुधार करने जा रहे हैं कि साहब अब इनके भोजन का भी इंतजाम, इनके रहने का भी इंतजाम किया जाए, और उनकी उम्र ज्यादा होती है, 2-3 क्लास आगे एडमिशन हो सके इस लायक उनको बनाइए और फिर सबको पहुंचाइए। ये बहुत जरूरी है तालीम, और सबको स्कूल पहुंचाना। अगर हम स्कूल पहुंचा देते हैं और स्कूलों का इंतजाम ऐसा कर देते हैं कि ड्रॉप आउट न हो। आज एनरोलमेंट पर जोर है, हम खुद भी कहते हैं कि हमारा सारा जोर एनरोलमेंट पर रहा, और अब हम लोगों का जोर होगा कि ड्रॉप आउट नहीं, मतलब क्वालिटी, अब बेहतर शिक्षा हो, कि जो बच्चे स्कूल जाएं वो पढ़ाई पूरी करने के पहले स्कूल के बाहर में। हमने स्कूलों की तरफ आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए कुछ योजनाएं चलाई। मैं उन सब चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक योजना चलाई कि मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा उसको हम आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमने तय किया कि 10,000 रुपया देंगे। ये हमारी राज्य की योजना है। हमारे पास आंकड़े हैं, क्या हुआ 2007 में हमने ये योजना शुरू की, और 2007 में जब योजना लागू की तो उस बार फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास करने वाले जिनको इस योजना का लाभ मिला वो थे 2,627। 2008 में 5,866, 2009 में 12,969 यानी 13,000, और 2010 में इनकी संख्या हो गई है 20,225। 4 साल के अंदर 2600 से बढ़कर के वो संख्या 20,000 को पार कर गई। एक स्कीम कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से जो भी मुस्लिम समाज से पास करेंगे, माइनॉरिटी समाज से जो पास करेंगे, अधिकांशतः बाकी के भी माइनॉरिटी इसमें है, उनको मान लीजिए 1,000-1,500 जो भी मान लीजिए, तो सबसे अधिक लाभ उनका। एक मन में कंपटीशन का भाव आया, आकर्षण का भाव। जो लड़कियां थी उनके लिए हम लोगों ने हुनर की योजना शुरू की। ये सर्व शिक्षा अभियान का ही एक कंपोनेंट स्कीम यहां हम लोगों ने बनाई। सेंटर ने उसको कहा कि नहीं ये ठीक, और वो लागू ही साहब। यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोग हैं उसमें, अमीर सरियत साहब को मालूम हो, इमारत सरिया भी उसमें इन्वॉल्व था, उन लोगों को ट्रेनिंग देने में हुनरमंद हुए। अब जो हुनरमंद हो गई लड़कियां, उनको आगे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम लोगों ने औजार योजना शुरू की कि भाई 2,500 रुपया हम दे रहे हैं, ताकि इससे कुछ ले, अगर सिलाई कताई सीखा तो सिलाई मशीन खरीद, ताकि कुछ तो शुरू। तो इस तरह के इंटरवेंशन से हमने देखा है कि एक तरफ उत्साह आया और दूसरी तरफ शिक्षा का प्रसार। अभी जो हमारे यहाँ मदरसे थे उसके बारे में तो बंद था कि जितने मदरसे हैं उन्हीं को हम मानेंगे। अब हम लोग खोलने जा रहे हैं कि बाकी के मदरसे को भी हम मान्यता देंगे, और उनके टीचर के लिए जो हम ग्रांट देते हैं, हम लोगों ने 300% दिए, उसका बढ़ाया, वो ग्रांट बाकी को भी मिलेंगे। अभी आप उर्दू की बात कर रहे हैं, हम भी उर्दू के लिए बहुत चिंतित हैं। हमारा सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे भी करोड़ों लोगों की भाषा उर्दू है, बड़ी जानदार भाषा है। हम लोगों को तो अफसोस है कि हम लोगों को जब स्कूल में पढ़ते थे कोई उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे। अब पहले से नियम था कि 10 बच्चे भी उर्दू पढ़ना चाहेंगे तो एक टीचर हो। अब हमने ये तय कर दिया है कि बच्चे 10 पढ़ने वाले हैं या नहीं है, हमारे जितने बच्चे चाहे वो किसी कम्युनिटी को, सब उर्दू सीखें। उसके लिए हर एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में उर्दू के टीचर होंगे, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर उनकी नियुक्ति होगी।
ताकि वो पढ़े। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई ये कम्युनिटी की भाषा नहीं। उर्दू का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों की भाषा है, हिंदुस्तानियों की भाषा है, एक हिंदुस्तानी जुबान है, और लोग भी सीखना चाहते हैं और लोग भी पढ़ना चाहते हैं। और सही मायने में जब सभी पढ़ेंगे तभी तो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का उसका कोई मतलब होगा। आज तो मेरे पास ही आ जाए तो हम पढ़ना ही नहीं जानते, उस पिटीशन को पढ़ने के लिए कोई और आदमी चाहिए। वैसे अखबार में क्या खबर छपती है ये तो हम लोग उपाय से अनुवाद करवा करके पढ़ लें, क्योंकि अखबार में क्या खबर आती है जानते रहना चाहिए, कहाँ क्या समस्या। और कोई हिंदी या अंग्रेजी अखबार नहीं, कई बार हमारे सामने जो सुबह सुबह अखबार की कटिंग भी देखते हैं तो उर्दू अखबार में जो खबर छपती है वो कोई मुसलमानों के लिए नहीं होती, वो पूरे इलाके के लिए होती है, और उस पर हम लोग एक्शन लेते थे। तो उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू ऑफिशियल सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके लिए हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, विश्वास। तो विश्वास जीतने के लिए भी काम करना पड़ता है। जब हम लोगों की सरकार बनी, जनता दल और बीजेपी की सरकार थी, तो बहुत लोग तरह तरह की बात करते रहे, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले हमने देखा कि ये भागलपुर का जो दंगा हुआ, इसका क्या है। दंगों के मामले को देखा गया, साहब, पहली नजर में जब सीआईडी को कहा गया कि जांच करो तो 29 ऐसे मामले निकल गए कि जिस 29 मामलों में सबूत था, साक्ष्य था, एविडेंस था, और मामले को बंद कर दिया गया। अदालत से इजाजत लेकर के उन मामलों को खुलवाया गया, ट्रायल भी करवाया गया, जो छोड़ दिए गए थे उनको सजा भी दिलवाई गई। हमने अलग कमीशन बहाल किया, वो भी काम कर रहा है कि जिसकी जमीन को कोई किसी ने कब्जा कर लिया है, डिस्ट्रेस सेल हुआ, उसको रिस्टोर करने की कार्रवाई हो, और ये सारा काम वो कर रहे हैं। उन्होंने राज्य को भी कहा, हमारे जिस कमीशन को हमने बहाल किया, और हमने उसी दिन उसके रिकमेंडेशन को मान लिया, और जो भी दंगा पीड़ित लोग थे उन सब लोगों के परिजनों को ताजिंदगी 2500 रुपए का मासिक पेंशन दिया जा रहा है। तो ये सारा काम क्या, विश्वास जीतने वाली बात है। क्या झंझट नहीं होता कि कब्रिस्तान की जमीनों पर अतिक्रमण करके, कब्जा करके लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने पूरे बिहार में चिन्हित करा दिया कि 8064 कब्रिस्तान हैं, और उन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा रही है। 2000 से भी काफी ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा चुकी है, और बाकी के सब कब्रिस्तानों की करीब 1500 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो रही है। मतलब अगर सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाती है तो कम से कम एक झगड़ा, एक अविश्वास का कारण जो होता था कि साहब हमारे कब्रिस्तानों की इज्जत नहीं रखी जाती है, जो चाहे कहीं कुछ उसका अतिक्रमण कर लिया, कोई जानवर का नाद लगा देता है, कोई जानवर बांध देता है, कोई कुछ करता है, कोई बढ़ करके उधर से रास्ता बना लेता है, कोई और तरह से कब्जा करने की कोशिश करता है। ये क्यों हो? तो ये सारी चीजें होती है विश्वास जतलाने के लिए, और उनकी जो बुनियादी चीजें उनके मन में ये हो कि नहीं साहब सबके लिए न्याय है, सबके लिए जस्टिस है, तो वो काम करने से होता। और मैं तो समझता हूं कि आज कम से कम ये तो पूरा राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है, आप सब लोग कहेंगे अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्या। अभी सुल्तान अहमद साहब भी बोल रहे थे, भाई असम के मुसलमानों के लिए दूसरी समस्या है कि सबको बांग्लादेशी न कर दिया जाए, तो कहीं की कोई और समस्या है, कहीं की कोई और समस्या है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार में अब एक बहुत अच्छा परस्पर विश्वास का, सद्भाव का और सौहार्द का माहौल, हम चाहते कि माहौल रहे, और सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले, सब लोग मिलकर के बिहार को मजबूत बनाएं, और बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार का जो इतिहास है, बहुत तरह से हमारे साथ अन्याय होता है, तो कभी कभी शकील साहब की पार्टी के लोग आकर के बहुत कुछ बोलते होते हैं कि भाई अरे सूफी संत की धरती है, उसको ख्याल करिए। क्यों यहाँ पर आकर के हमेशा हम लोगों का निगेटिव खोजते रहते हैं? कुछ पॉजिटिव कीजिए, निगेटिव खोजते खोजते तो यहाँ पहुंचे, अरे कुछ पॉजिटिव खोजिए, कुछ आगे बढ़िएगा। आए हुए सुल्तान अहमद साहब, इनको इनके शानदार जीत के लिए मैं बधाई देता हूं, और आपके माध्यम से आपकी नेता ममता जी को भी बधाई देता हूं। देखिए, अब हर स्टेट में अब एक माहौल बना है, काम करो। अब ये भावना भड़काने वाली बात बंद हो रही है, अब काम करने वाली बात आ रही है। और जैसा अमीर शरीयत साहब ने कहा, में हम लोग तो सबके सुझाव को सुनते रहते हैं, अमीर शरीयत का सुझाव सबसे ज्यादा हम लोग सुनते हैं
क्या ये कहते, इन्होंने ही हमको कहा, सरकार बनाने के बाद इनके पास गए तो इन्होंने क्या कहा हमको याद कीजिए। आपने कहा कि देखिए साहब, तालीम और सेहत पर ध्यान दें। हमने उसको सूत्र वाक्य बना लिया, तालीम पर, सेहत पर ध्यान दो और सबका उसी में कल्याण होगा। लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ लेंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे। और उस तरह से भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी बात आ गई। भैया बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आप लोग बैठे हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब का एक खत हमको मिला। उन्होंने कहा कि कटिहार में आप हमको जगह दीजिए तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा बनाए। तो हमने दिखवाया, फिर हमने कहा कि भाई किशनगंज सबसे कम वहां पढ़ाई है, तालीम, और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही उससे अफेक्टेड। तो हमने कहा कि क्यों नहीं किशनगंज में हो। फिर हमने वहां के अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछवाया कि देखो कहीं जमीन है। तो उन लोगों ने बताया कि नहीं साहब, जमीन मिल जाए। जमीन मिल गई, लगभग 250 एकड़, 246 एकड़। वाइस चांसलर साहब हमारे यहाँ आए, वाइस चांसलर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो स्कूल भी चलाते हैं, न सिर्फ यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, बल्कि स्कूल भी चलाते हैं। हमने कहा कि भाई आपसे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो स्कूल की भी कमी है किशनगंज में। तो भी मान गए और कहा कि ठीक है। हमने कहा देखा क्या है, हमने उनको वचन दिया कि 15 दिन में जमीन आपको दे देंगे और 15 दिन में कैबिनेट ने 246 एकड़ जमीन दे दी। बधाई का, धन्यवाद का पत्र भी आ गया। वहां के एमपी हैं कांग्रेस के, वो समय मिलकर के आकर के उन लोगों ने बधाई दे दिया, सब कुछ हो गया साहब। उसके बाद जून से कहानी बदल गई। वो जैसी जमीन की शुरू से 3 हिस्से में बटी थी। शायद हमको बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में भी एक जगह पर नहीं, 3 जगह पर है। तीनों को जोड़ने के लिए हम सड़क बनाने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन चुनाव का समय आया, चढ़ गया। हमने एक बार ही कहा कि भाई किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की किसने? उन्होंने तो कटिहार की बात की थी, किशनगंज की बात तो हमने की, हमारी सरकार ने की। और जब जमीन दे दिया कैबिनेट से 246 एकड़ के एतराज, भाई हम तो वो 246 एकड़ उनको दे चुके हैं, उनको लेना, वो पोजीशन ले। कोई बाधा होगी, उस बाधा को दूर कराना सरकार का काम है। आप जमीन सरकार की खाली छोड़ दीजिएगा तो ये सिर्फ किशनगंज की बात है। बाकी जगहों पर धीरे धीरे लोग झोपड़ी बना के कुछ घुसने नहीं लगता है, अतिक्रमण नहीं होता। ये कोई हमारे बिहार की बात है या किशनगंज की बात है या पूरे देश की बात है, अन्य जगहों पर भी होता हो, कुछ ना कुछ एनक्रोचमेंट होता है। आप देर करिएगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हमने कहा कि आपको बिल्कुल किसी तरह से झंझट नहीं, आपको मुक्त करा के देना हम लोगों का दायित्व है। तीनों टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम सड़क भी बना देंगे, सब कुछ करा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं है तो बताइए, 2-3 जगह और चिन्हित करके बता दिया जाए कि कौन जगह पसंद है, उसको एक्वायर करके हम दे दें। हम तो कमिटेड हैं, देना चाहते हैं, लेकिन कृपा करके तालीम के लिए राजनीति मत कीजिए, क्योंकि राजनीति करेंगे तो दोनों तरफ से राजनीति हो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जुबान नहीं या ऊपर वाले ने हम लोगों को अकल नहीं दिया या जनता हम लोगों के साथ नहीं, इसलिए राजनीति न करें, हम लोग सब मिलकर के तय करें। अगर वो 246 एकड़ मंजूर नहीं है तो बताइए, 2-3 जगह और जो चिन्हित किया गया वहां पर देख लीजिए, उसको एक्वायर करके दे देंगे। मेरी समझ से 246 एकड़ में कोई दिक्कत नहीं, वो किशनगंज के पास। बाकी तो कोई जरूरी है किशनगंज में मिले, दूर मिलेगा। और एक्विजिशन, अधिग्रहण करना कितना कठिन होता है आप सब जानते हैं। जिसकी जमीन जाएगी वो फिर क्या करेगा, सबको मालूम। हमारे यहाँ 10 करोड़ 38 लाख की आबादी हमारी है, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, और ऐसी स्थिति में आबादी का घनत्व तो सबसे ज्यादा हमारे बिहार में है। हम किसी की जमीन लेते हैं, कोई भी जमीन हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा भूमि, बहुत कम जमीन वाले लोग, छोटे किसान या सीमांत किसान होते हैं, उनकी जमीन लेने में बिल्कुल एक समझिए कि हम लोगों का भी हृदय कांपता है। तो जो जमीन उपलब्ध है उसी पर रास्ता निकाल करके करना चाहिए। तो मैं राजनीति की भेंट मत चाहिए, और ये प्रस्ताव है, बाकी तो तय करना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का काम है। और हम नहीं जानते हैं कि बंगाल, और हमने ये भी कहा कि भैया जमीन तो होता रहेगा, तब तक काम तो शुरू करिए किशनगंज में। कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है पहले ही दिन से अपने कैंपस में जाती है,
हमने इसी बिहार IIT पटना हुआ कि नहीं, अपने कैंपस में अब शुरू हुआ उसका कंस्ट्रक्शन का काम। पटना में जो पॉलिटेक्निक का नया बिल्डिंग बना था उससे शुरू हुआ। हमने खोला चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, तो कहां चला, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ, अब अपने बिल्डिंग में चला गया शिफ्ट करके 2 साल में। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है तो फणीश्वरनाथ थेरेरू हिंदी भवन से चल रहा, अब वो जाएगा अपने जगह पर। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय हम लोगों ने खोला है, नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में उसको जगह दिए, वो फिर अपनी जगह पर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सब लोग चाहते हैं और मिलकर के चले, कुछ चीजों में हम सब लोगों को आपस में विभाजित नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़ी आबादी है अल्पसंख्यक समाज की, अगर वो तरक्की करेगा तभी मुल्क तरक्की करेगा। बिना उनकी तरक्की के हम कहां से तरक्की कर जाएंगे। अगर समाज का इतना बड़ा हिस्सा अगर पीछे रहेगा, वो अगर अपने को अलग थलग महसूस करेगा, तो कौन हिसाब से देश आगे बढ़ेगा। कैसे हम चाइना को पीछे छोड़ करके आगे बढ़े। हमारा संकल्प तो है कि हम सबसे आगे बढ़े। चीन आगे बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा तेज आगे कैसे बढ़े। तो हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। और बहुत भी दहशतगर्दी की बात आती है, मैं बराबर एक ही बात करता हूं, भाई चाहे कैसी भी घटना घटे, हम एक दूसरे पर अविश्वास न करें। आतंक फैलाने वाले कोई दूसरे हैं, हमारे देश को एक नहीं देखना चाहते, ये हमारे देश को मजबूत मुल्क को नहीं देखना चाहते, वैसे लोग होंगे। हमारे देश के लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो जब भी कोई घटना हो तो हम एक दूसरे पर शक न करें, हम एक दूसरे पर विश्वास रखें और मिलकर के इन चीजों का सामना करें। आतंकवाद और दहशतगर्दी से किसी कम्युनिटी का कोई रिश्ता नहीं होता। ये तो कुछ लोग होते हैं जो अलग मिजाज के होते हैं, वो करना चाहते हैं और उससे मुकाबला करना है तो हम एक रह करके उससे मुकाबला कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे का साथ देकर मुकाबला कर सकते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करके मुकाबला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक दूसरे के भरोसे के लायक बनकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने ईटीवी उर्दू ने जो काम किया है अच्छा है। आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। समाज में मीडिया की एक भूमिका है, खबरें पहुंचाना, सूचना पहुंचाना, लेकिन उसके साथ यह भी है कि समाज जिस दौर से गुजर रहा हो हम उसके प्रति उस पर नजर रखें और जो भी जरूरी है उसमें कारगर कदम